मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 यंग लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम था शार्लेट, हेदर और डी। और वो तीनों वीकेंड मनाने के लिए एक दूर कैबिन में आते हैं जो शहर से काफी दूर जंगल में था, जो कि बहुत ही ज्यादा सुनसान था। और वो कैबिन हैदर के डैड का था, इसलिए वो अपने डैड से बगैर बताए वहाँ पर अपने 2 दोस्तों को लेकर पहुंच जाती है। इसलिए हैदर अपने दोस्तों को बोल देती है कि वहाँ पर कुछ भी चीज बिगड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो उसके डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। डी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और वो वहाँ पर जाते ही अपने फॉलोअर्स को इस जगह के बारे में बताती है कि वो जगह कितनी अच्छी है। और शार्लेट उन दोनों में से बहुत ही ज्यादा सीधी लड़की थी जिसको किसी भी चीज में इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, और उसका तो फोन भी बहुत ही ज्यादा पुराना था जिसकी वजह से डी उसका बार बार मजाक उड़ाती थी। वहाँ पर उस रात मीटियो शावर टूटकर गिरने वाला था जिसकी वजह से वो वहाँ पर आए थे और वो उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो पुल में एंजॉय कर रात को वो मीटियो शावर को एंजॉय करते हैं। लेकिन डी अपना फोन यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ पर सिग्नल जा चुके थे, सिग्नल बिल्कुल भी नहीं थे, जिससे कि डी अपने फॉलोअर से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो मीटियो शावर उन तीनों में एक अट्रैक्शन बना रहा था और देखते ही देखते वो तीनों उसमें खो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वो तीनों नाइट एंजॉय कर रही थी ड्रिंक के साथ, तभी अचानक से उनके पुल में कुछ आकर गिर जाता है जिसकी वजह से वो तीनों डर जाती है और वो देखती है कि उनके पुल के अंदर कुछ काली पत्थर जैसी चीज है के अंदर से कुछ काला मटेरियल निकल रहा था। इसके बाद उन्हें लगता है कि मीटियो शावर होने की वजह से ये कुछ उसके पदार्थ नीचे गिर गए हैं। लेकिन जब डी उस चीज को टच करती है तो वो उसे पत्थर जैसा नहीं लगता क्योंकि वो चीज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी और उसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही थी उन्हें। जिसके बाद डी उन्हें बताती है कि एयरप्लेन से को ऐसे ही फेंक दिया जाता है जब वो फुल हो जाती है। लेकिन मैं बता दूं एयरप्लेन ऐसा नहीं करते हैं और वो उस चीज को वहां से दूर फेंकना चाह रही थी। शार्लेट उन्हें बोलती है कि वो शायद कोई बेबी है क्योंकि दिखने में वो एक बेबी जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो उसे वहीं पर पड़े रहने देते हैं। लेकिन हैदर को ये दिक्कत आ रही थी कि उसके डैड का पुल उस चीज की वजह से गंदा हो गया है और उसके डैड को इस चीज के बारे में पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उस चीज के अंदर से कुछ रेडिएशन भी आ रहे थे जिसकी वजह से उन तीनों के फोन बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस रात किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाती। उस चीज से वो दूर दूर रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उस चीज से कोई बीमारी या फिर वायरस भी फैल सकता है। तभी वो देखती है वो चीज वहां पर नहीं है और उन्हें लगता है कि शायद उसको कोई जंगली जानवर खींच के ले गया हो, इसलिए वो उस चीज के काले मटेरियल को फॉलो करते हुए जंगल तक जाती है जहाँ वो चीज पड़ी हुई थी और उन्हें पता लगता है कि वो जो भी चीज है वो जिंदा है। डी पाइप से उसे मारने का सोचती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। तभी उनके पास एक ब्रैड नाम का लड़का आ जाता है जिससे हैदर मदद मांगती है कि वो उस चीज को वहां से हटा दे, लेकिन ब्रैड ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद हैदर उसे कुछ पैसे ऑफर कर, लेकिन ब्रैड बहुत ज्यादा चालाक था तो बोलता है कि उसे पैसे के साथ किस भी चाहिए, जिसे शार्लेट देने को मान जाती है और उसे किस करते वक्त शार्लेट को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो शार्लेट की पहली किस थी। उसके बाद ब्रैड उस चीज को वहां से हटाने की कोशिश करता है लेकिन उस चीज में उसको कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ब्रैड वहां से भागा क्यों, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे जंगल में छोड़कर आ जाएंगी बहुत दूर। लेकिन जब वो उस चीज को खींचने की कोशिश करते हैं तो वो चीज उन तीनों से नहीं खींचती क्योंकि वो चीज काफी भारी थी जिसकी वजह से वो उन्हें थोड़ी दूर तक ही खींच पाए। अब वो तीनों सोचती है कि इस चीज पर क्या टाइम वेस्ट करें, इसलिए वो तीनों उसे वहां पर छोड़कर एंजॉय करती है। लेकिन शार्लेट को उस चीज की चिंता हो रही थी कि उसे लग रहा था कि वो एक न्यूबॉर्न बेबी ही था, चाहे वो कुछ भी हो। इसके बाद शार्लेट को उस चीज का साउंड सुनाई दे रहा था क्योंकि वो भूखा था। इसके बाद शार्लेट उसे उठाकर घर के अंदर ले आती है, लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि दिन में तो उन पर वो उठा नहीं और शार्लेट ने उसको रात में कैसे उठा लिया। ये भी हो सकता है कि वो क्रीचर उन तीनों की बातें समझने लगा हो और तब उसे लगा कि वो तीनों उसे फेंकना चाहते हैं, इसलिए वो भारी हो गया। ऐसे ही उसे पता लगा कि शार्लेट उसे उठाना चाहती है, उसने अपना वेट को कम कर लिया। इसके बाद शार्लेट उसे खाना भी खिलाती है और हम देखते हैं कि शार्लेट उस क्रीचर से अट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट डे डी शार्लेट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उस चीज को घर के अंदर कैसे लेकर आई और उसे देखकर हैदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए शार्लेट उस क्रीचर को बाहर ले जाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो क्रीचर बहुत तेज साउंड निकालता है, इसलिए शार्लेट उस क्रीचर को बाहर ले जाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो क्रीचर बहुत तेज साउंड निकालता है, इससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है तीनों और हमें पता लगता है कि वो क्रीचर अब इस घर से बाहर नहीं जाना चाहता। उनके फोन तो काम कर नहीं रहे थे तो हैदर डिसाइड करती है कि उन्हें पास में जाकर मदद मांगनी चाहिए और वहाँ पर वो अपना फोन भी ठीक करवा सकती है। जिसके बाद हैदर और शार्लेट उसके डैड की बग्गी लेकर वहां से निकल पड़ती है। वहां दूसरी तरफ डी को सोने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि वो क्रीचर बहुत ज्यादा चीख रहा था। फिर डी डिसाइड करती है कि वो उस क्रीचर को पॉइजन देकर मार देगी, लेकिन जैसे ही डी उसके पास जाती है तो उसके साथ कुछ ऐसा भयानक होता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। वहां दूसरी तरफ वो दोनों एडना के कैबिन तक पहुंचती है
जिसे हेदर पहले से जानती थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद उन्हें उस रात आए मेटेओ शावर की कुछ जानकारी मिलती है जिसे एडना कर रही थी, और उन्हें वहाँ पर वो सब देखकर कुछ भी नहीं समझ में आता और वो वहाँ से चली आती है। और यहाँ जब वो वापस आती है तो उन्हें डी में कुछ चेंज नजर आता है, जैसे कि उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और वो वहाँ से जाना नहीं चाहती है। वहाँ से वो जाना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अब वो क्रीचर बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, और ये सब देखकर हेदर और शार्लेट को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। डी में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा खाने लग जाती है, और शार्लेट और हेदर को ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद डी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, और वो ऐसी एक्सरसाइज करती है कि वो सुबह से शाम तक लगी ही रहती है। इसके बाद सोते हुए हेदर को डी की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो डी को देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि डी इंटीमेट हो रही थी उस क्रिएचर से, और इसके बाद हम देखते कि हेदर भी उस क्रिएचर से अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद वो क्रिएचर हेदर के साथ भी इंटीमेट हो जाता है। इसके अगले दिन शार्लेट हेदर में भी वही चेंजेस देखती है जो कि डी में आए थे, और अब वो दोनों ही उस क्रिएचर को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहती थी, ना ही कभी उस जगह से जाना चाहती थी। उनका प्लान यही था कि वो अब उस क्रिएचर को अपने पास रखेंगे, और ये सब देखकर शार्लेट सोच में पड़ जाती है कि उनके साथ हो क्या गया है। शार्लेट को लगता है कि इन दोनों ने नशा किया है। शार्लेट उन दोनों को समझाती है कि अगले दिन उसकी जॉब है, अगर वो वहाँ से नहीं गई तो उसकी जॉब चली जाएगी। और इसके बाद डी और हेदर उसे थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि उन्हें शार्लेट की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद शार्लेट को उनकी बातों से गुस्सा आता है और वो वहाँ से बग्गी लेके चली जाती है जहाँ पर एडना का ट्रक था, और वो अंदर जाकर देखती है कि ट्रक की चाबी उसके अंदर नहीं थी। इसके बाद वो चाबी ढूंढने के लिए एडना के कैबिन में जाती है, और वहाँ पर उसको उस क्रीचर का एक स्केच मिलता है। इसके बाद शार्लेट को ये पता लगता है कि वो एक एलियन है जो कि मेटेओ शावर से यहाँ पर आया है, और ये सब देखकर शार्लेट बहुत ज्यादा डर जाती है, और अब उसे उसके दोस्तों की फिक्र होने लग जाती है। इसके बाद हेदर को उस कैबिन में एक होल दिखता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे एडना की लाश नजर आती है, क्योंकि एडना ने सुसाइड कर ली थी। बाद शार्लेट वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। इसके बाद हेदर और डी में बहुत ज्यादा बुरे बुरे चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि डी हर टाइम पानी में रहने लग जाती है और हेदर कच्चे अंडे खाने लग जाती है। इसके बाद अब ये पता लगता है कि वो दोनों उस एलियन के कंट्रोल में है। अब शार्लेट इन दोनों को एडना और उस क्रिएचर की ड्राइंग के बारे में बताती है कि वो एक एलियन है, लेकिन वो दोनों शार्लेट की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। जिसके बाद शार्लेट को उस क्रीचर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही वो उस क्रीचर के पास जाती है और हम देखते हैं कि उस एलियन ने शार्लेट को भी सीड्यूस कर लिया था, लेकिन शार्लेट को ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है। उसको सिर्फ एक इंसान से ही अट्रैक्शन हुई थी जब उसने ब्रैड को किस किया था। के बाद उसे यूएफओ और एलियंस के विजन्स आने लग जाते हैं, लेकिन शार्लेट अपने आप को कंट्रोल कर जैसे कैसे अपने आप को बचाती है और वहाँ से निकलती है। शार्लेट अब उन दोनों से पूछती है कि वो चीज है क्या। इसके बाद डी उसे बोलती है कि वो जो भी है हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, और बोलती है कि उसे हम अपने पास ही रखेंगे। और जब से वो दोनों उस एलियन के साथ इंटीमेट हुई है वो अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रही है, और इसी वजह से वो शार्लेट की बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। शार्लेट डी की बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। के बाद डी को गुस्सा आ जाता है और डी शार्लेट को डांटने लग जाती है, और तभी हेदर देखती है कि डी का पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होने लगी है। इसकी वजह से डी बहुत ज्यादा डर जाती है, और साथ साथ हेदर के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था, और उन दोनों के मुंह से वही ब्लैक मटेरियल निकल रहा था जिससे उन्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। इसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज्यादा उल्टियां भी होने लग जाती है। सब देखकर शार्लेट डर जाती है और वो उस क्रीचर को मारने के लिए जाती है, लेकिन डी और हेदर उस क्रीचर को बचाने के लिए शार्लेट पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से शार्लेट बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो क्रीचर फिर से शार्लेट को विजन्स दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने डी और हेदर को यूज किया है ताकि वो उनकी मदद से और भी एलियंस बच्चों को पैदा कर सके और वो इस दुनिया पर राज कर सके। और तभी शार्लेट एक बैट से उस क्रीचर को मारने लग जाती है, और वो समझ जाती है कि अब उसके फ्रेंड इंसान नहीं रहे हैं और वो एलियंस को भी जन्म देने वाली है। इसलिए शार्लेट उन दोनों को मारने के लिए निकलती है, और बग्गी के साथ शार्लेट हेदर को टक्कर मार देती है, और जब वो नीचे गिरती है तो हेदर उस पर अटैक करती है, लेकिन किसी भी तरह से शार्लेट उस बैट के साथ उसका भी सर फोड़ देती है, इससे कि वो उस एलियन क्रीचर को जन्म नहीं दे पाएगी। इसके बाद उसे डी भी भागते हुए दिखती है, तो शार्लेट बग्गी से उसका पीछा करने के लिए सोचती है, लेकिन वो बग्गी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद शार्लेट डी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डी उस पर अटैक कर रही थी, और तभी वहाँ पर एक काउबॉय आ जाता है जो कि उन्हें लड़ते हुए दिखता है, और उसे लगता है कि शार्लेट डी को मारने वाली है। इसीलिए लड़ाई से हटते ही वो काउबॉय शार्लेट के शोल्डर पर एक शूट कर देता है, जिससे कि शार्लेट बेहोश हो जाती है, लेकिन काउबॉय को लग रहा था कि वो मर चुकी है। इसके बाद वो काउबॉय डी को बचाता है, लेकिन आगे जाकर डी उस काउबॉय को ही मार देती है, क्योंकि वो एलियन क्रीचर में बदल रही थी।
और इसके बाद शार्लेट को होश आता है और वो देखती है कि वो काउबॉय मर चुका है। तभी शार्लेट उस काउबॉय की गन उठा लेती है और देखती है कि डी एक एलियन क्रीचर को जन्म देने वाली है और साथ में वो उसी क्रीचर की तरह बदल भी रही थी। तभी डी शार्लेट को बोलती है कि वो बहुत अच्छा फील कर रही है, लेकिन डी कोई अब इंसान नहीं थी और तभी उसी टाइम शार्लेट डी को शूट कर वहीं पर मार देती है। इसके बाद वो एलियन भी इस दुनिया में नहीं आ पाता और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मीटियोर शावर होने लग जाता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि वो कोई मीटियोर शावर नहीं है बल्कि एलियन यूएफओ है और वो उन एलियंस को इसलिए वहाँ पर फेंकते हैं ताकि वो अपनी संख्या बढ़ा सके और पृथ्वी पर राज कर सके। और क्या पता इस सीन की वजह से हमें दिखाया जा रहा हो कि अगला पार्ट भी आने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए।